हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल रिलेटिविज़म। सोशियोलॉजी के अंदर कल्चरल रिलेटिविज़म का मतलब ये होता है कि जब आप अपने कल्चर के अलावा किसी और के कल्चर को गो थ्रू करें, उसका मुताला करें, उसे स्टडी करें, तो स्टडी करते वक्त आप उस कल्चर के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अच्छा या बुरा समझने की बजाय उनका मवाजना अपने कल्चर के साथ करने की बजाय उस कल्चर के कंपोनेंट्स को उनके अपने सेटिंग में समझने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि अगर आप किसी और के कल्चर का जब मुताला करते वक्त उन ये चीज़ें देखने की बजाय कि ये चीज़ हमारे कल्चर में ऐसे हैं, उनके कल्चर में वैसे हैं, हमारे कल्चर में अच्छा है, उनके कल्चर में बुरा है, अगर आप ये सोच एक साइड पे रख कर उनके ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक जब उनके कल्चर को गो थ्रू करेंगे तो आप सही मानों में उन लोगों को समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पर आप दो ग्रुप बना लें और दरमियान में 6 का हिस्सा लिख लें। एक ग्रुप को 6 के इस तरफ बिठाएं और दूसरे ग्रुप को 6 के उस तरफ बिठाएं, तो आप देखेंगे कि मतलब एक ग्रुप को वो 6 नज़र आएगा और दूसरे ग्रुप को वो 9 नज़र आएगा। अगर आप उनके दरमियान डिबेट कराएं तो वो आखिर तक किसी भी फैसले तक नहीं पहुंचेंगे और मुसलसल ये कोशिश करेंगे। एक ग्रोह ये कहेगा कि ये 6 है और दूसरा ग्रोह ये कहेगा कि ये 9 है, क्योंकि वो दोनों अपने अपने जगहों पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्हें जो नज़र आ रहा है वो लोग वो ही कह रहे हैं। हाँ, कल्चर रिलेटिविज़म का फ़ायदा ये है कि जब हम कल्चर रिलेटिविज़म को उसके मुताबिक समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो दुनिया में जो गलत फहमियाँ हैं वो कम होती जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने पहले भी कहा था कि मतलब हमारे कल्चर में बकरा ईद पर गाय को ज़िबा किया जाता है। 7 लोग मिलकर एक गाय में शरीक होते हैं, उसका गोश्त शौक़ और मज़े से खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि बड़े ईद के मौके पर इंडिया में फसादात फूट पड़ते हैं। वो ऐसे फसादात होते हैं कि जो वहाँ के हिंदू हैं उनके लिए गाय एक मुक़द्दस जानवर है। वो उसे माँ का दर्जा देते हैं, उसे पूजते हैं, उसका एहतराम करते हैं। चूँकि बड़े ईद पर मुसलमान वहाँ पर गाय ज़िबा करते हैं तो हिंदू फसादात शुरू कर देते हैं, लोगों को मारते हैं, उनकी दुकानें बंद कर देते हैं, उनके घरें नज़र आतिश कर देते हैं। अगर हम इन चीज़ों का मुताला अपने लेंस में करेंगे तो हमें वो लोग बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन जब हम उनके कनेक्शन में इन चीज़ों को उनके कल्चर सेटिंग्स में इस अमल को समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस हकीकत पे पहुंच जाएंगे कि हमारा ये अमल उनकी दिल आज़ारी का सबब है और हम उनको एक तरह से भड़का रहे हैं। मतलब ये एक ग्राउंड रियलिटी है। इसी तरह आपको बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोग मिलेंगे, बल्कि अक्सरियत लोग ऐसे मिलेंगे जो दही लोग हैं। वो अपने जो फ़ैसले होते हैं वो वहाँ के सरदारों से, वडेरों से, मलकों से करवाते हैं या पंचायतों से करवाते हैं। आप पाकिस्तान के कानून के तहत इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इलीगल लगेंगे, लेकिन जब आप उन लोगों के कल्चरल सेटिंग्स में देखेंगे तो आप ये चीज़ें पाएंगे कि वहाँ पर लोगों का ये तासुर होगा कि यहाँ पर हमारे फ़ैसले हमारे कल्चर के मुताबिक होते हैं और हमें जल्दी इंसाफ मिल जाता है या जल्दी हमारे मुकदमे का फ़ैसला किसी फ़रीक के हक़ में चला जाता है। अगर ये फ़ैसले हम अदालतों से करवाएं तो वहाँ पर हमें कई साल लगेंगे। हमें अपने गांव से निकलकर शहरों की तरफ जाना पड़ेगा, होटलों में रहना पड़ेगा और वहाँ पहुंचकर पता चलेगा कि हमें एक और तारीख़ दे दी गई है। इस तरह हमारे वक़्त का और हमारे वसाइल का ज़िया होता रहता है। गुज़िश्ता दिनों मैंने देखा कि फ़ेसबुक पर एक मज़हबी जमात के रैली के दौरान एक तस्वीर नज़र आया जिसमें एक डोल के ऊपर उस मज़हबी जमात का झंडा था और लोग उसे डोल पीट रहे थे और मौलवी और तालिब और उस जमात के जो हिमायती हैं वो उस एहतजाज के पीछे चल रहे हैं। लोग इस पर एहतजाज कर रहे थे कि चूँकि हमारे मज़हब में
ڈول پیٹنا یا بجانا حرام ہے، تو یہ مولوی جو ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اپنے جلسے میں کیوں یا ڈول لے کر جا رہے ہیں؟ لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز میں جائیں گے اور اس ڈھول پیٹنے کے کلچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سندھ اور پنجاب میں جشن کے علاوہ احتجاج کے لیے بھی ڈھول پیٹا جاتا ہے، اور یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈھول پیٹتے وقت لوگوں کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اپنی طرف کھینچی جا سکتی ہے۔ تو وہ جلسے میں جو ڈھول تھا وہ دراصل اس احتجاج کے کلچر کا ہی ایک حصہ تھا۔ بلوچستان میں ایسے بھی قبائل ہیں جہاں پر کم عمری میں ہی بچے اور بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور نہ صرف ایک شادی بلکہ دو شادیاں بھی کر دی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم چیزوں کو اسلام آباد میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر یا کراچی میں بیٹھ کر دیکھیں تو ہمیں ایک اسٹرینج لگے گا کہ بھلا یہ بھی عمر ہے شادی کرنے کا، اور اس کے علاوہ مطلب قانونی طور پر بھی 18 سال سے قبل بچے اور بچوں کی شادی کرنا بھی مناسب نہیں۔ لیکن جب آپ کلچرل سیٹنگز میں ان لوگوں کے پاس جا کر ان کی وجوہات پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بات یہ ہے کہ ان کی قبائلی دشمنیاں ہیں۔ یہ ایسی دشمنیاں ہیں جو کئی سالوں سے بلکہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ لوگ جلدی شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو نسل ہے وہ بڑھتی جائے، کیونکہ قبائلی جو چپکلیشیں ہیں، کنفلکٹ ہیں، ان کے لوگ مسلسل ان میں مر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں اور بچیوں کی جلدی شادیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نسل آگے بڑھے، چونکہ یہ ایک جنگ ہے ختم نہیں ہونے والی، تاکہ نئے لوگ آتے جائیں، باقی لوگ جو مر رہے ہیں یہ ان کو ریپلیس کریں۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو مثالیں دیں، چونکہ بظاہر جب ہم ان کو کلچرل ریلیٹیوزم کے لینس کی بجائے اپنے کلچر کے لینس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہمیں غلط لگیں گے، لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر اور غیر جانبدار ہوئے ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ پریکٹسز کیوں کر رہے ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں۔ یہ تو کچھ مثالیں تھے، یہ دنیا بھر میں ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنے کلچر کے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے مذہب کے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اور وہ بھی اسی طرح ہمارے جو کام ہیں، ہمارے جو عمل ہیں، ان کو وہ اپنے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک گیپ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو اپنے کلچر کے سرکل میں رہتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اختلافات بڑھتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کلچر ریلیٹیوزم کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سوشل ریویو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے حوالے سے آپ کو فوراً علم ہو۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔